7 अगस्त 2026 मक्का में 3 कंट्रीज़ एक टेबल पर बैठी, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की। और जो एग्रीमेंट वहाँ साइन हुआ उसकी एक लाइन में पूरी जियोपॉलिटिक्स में टेंशन खींच लिया। अगर इन 3 कंट्रीज़ में से किसी एक पर आर्म्ड अटैक होता है तो उसे तीनों पर अटैक माना जा सकता है। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है। असली सवाल ये है, सऊदी अरेबिया को इसी वक्त पाकिस्तान और तुर्की के साथ ऐसा डिफेंस अरेंजमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज का मिडल ईस्ट सिर्फ पॉलिटिकल टेंशंस का रीजन नहीं रहा। मिसाइल्स, ड्रोन्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेड सी और गल्फ की शिपिंग और ईरान से लेकर यमन तक बढ़ती मिलिट्री इंस्टेबिलिटी ने सऊदी अरेबिया के सामने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। अगर कल क्राइसिस और बड़ा हो गया तो सऊदी अरेबिया के साथ प्रैक्टिकली कौन खड़ा होगा? और इसी क्वेश्चन का आंसर है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। लेकिन इस एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया की प्रॉब्लम समझनी होगी। सऊदी अरेबिया को देखो, एक तरफ मैसिव फाइनेंशियल पावर, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल इकोनॉमीज में से एक, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट। लेकिन मिलिट्री पावर का मतलब सिर्फ वेपन्स नहीं होता। आपके पास कितने फाइटर जेट्स हैं, कितने मिसाइल्स हैं, कितने डिफेंस सिस्टम्स हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट होता है क्राइसिस के वक्त आपके साथ कौन खड़ा होगा। और सऊदी अरेबिया के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2026 में मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन ने गल्फ स्टेट्स पर डायरेक्ट प्रेशर बढ़ाया है। ईरान और उसकी रीजनल एलीज की तरफ से मिसाइल और ड्रोन थ्रेट्स, सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स, शिपिंग रूट्स पर प्रेशर और रेड सी और गल्फ की सिक्योरिटी कंसर्न्स, इन सब ने रियाद को ये रियलाइज़ कराया कि सिर्फ एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी पार्टनर पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। सऊदी अरेबिया वॉर में डायरेक्टली फंसना नहीं चाहता। उसका फोकस अपनी इकोनॉमी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने पर है। लेकिन डिटेरेंस के लिए एक मैसेज देना ज़रूरी है। सऊदी अरेबिया को अटैक करना ईजी नहीं होगा और यहीं से पाकिस्तान और तुर्की इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया के पास मनी, एनर्जी और रीजनल इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान के पास लार्ज मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और डिकेड्स का सऊदी डिफेंस रिलेशनशिप, और तुर्की के पास एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और नाटो एक्सपीरियंस। 3 अलग स्ट्रेंथ्स एक ही फ्रेमवर्क में, और इसी कॉम्बिनेशन को समझना इस पूरी स्टोरी की है। अब पाकिस्तान को समझो। मक्का एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड काफ़ी पुराना है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच डिकेड से मिलिट्री कोऑपरेशन रहा है। ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, डिफेंस पर्सनल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। और सितंबर 2025 में दोनों कंट्रीज़ ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया था। उस एग्रीमेंट में भी प्रिंसिपल था, एक कंट्री पर अग्रेशन को दोनों के अगेंस्ट अग्रेशन माना जाएगा। मतलब 2026 का मक्का पैक्ट हवा में से नहीं आया। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सऊदी पाकिस्तान सिक्योरिटी रिलेशनशिप को एक वाइडर ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क में कनेक्ट करता है। अब मक्का एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ साउथ एशिया की सिक्योरिटी इक्वेशन का प्लेयर नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट की इमर्जिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी पार्ट बन रहा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि कल से पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबिया के हर कॉन्फ्लिक्ट में वॉर ज्वाइन कर देगा। पब्लिकली अवेलेबल डिटेल्स में एग्जैक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म फुली स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब अगर एक्चुअल क्राइसिस आता है, कितनी मिलिट्री रेजिस्टेंस होगी, किस फॉर्म में होगी, कितनी जल्दी होगी और पॉलिटिकल डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ये सब फ्यूचर में टेस्ट होगा। इसलिए पाकिस्तान को मिलने वाली सबसे इमीडिएट चीज़ है स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस और डिफरेंस वैल्यू। ऑफ इस स्टोरी में एंटर होता है सबसे टेक्नोलॉजिकली इंटरेस्टिंग प्लेयर, तुर्की। तुर्की को इस एग्रीमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग पीस कह सकते हो। क्यों? क्योंकि तुर्की के पास सिर्फ मिलिट्री मैन पावर नहीं है, उसके पास एक रैपिडली एक्सपेंडिंग डिफेंस इंडस्ट्री भी है। ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, नेवल कैपेबिलिटीज़, मिसाइल टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुर्की नाटो का मेंबर है और उसके पास डिकेड्स का अलायंस और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन एक्सपीरियंस है। लेकिन मक्का पैक्ट में तुर्की का रोल सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट पर लिमिटेड नहीं रहने वाला। तुर्की का एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाई लेवल पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स की बात की है। डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स और मिलिट्री कमांडर्स के लेवल पर कोऑर्डिनेशन, इसके साथ लैंड, सी, एयर डिफेंस और साइबर डोमेन्स में जॉइंट एक्सरसाइजेस। तो फ्यूचर कोऑपरेशन के एडवांस्ड एरियाज में अनमैन्ड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिफेंस इंडस्ट्री में भी सिर्फ वेपन्स खरीदने की बात नहीं है, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब प्रपोज्ड कोऑपरेशन का पार्ट है। और यहीं से इक्वेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। सऊदी अरेबिया के पास रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है और तुर्की के पास टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है। अगर ये 3 कैपेबिलिटीज़ प्रैक्टिकली इंटीग्रेट होती हैं तो पैक्ट की रियल वैल्यू पेपर से बाहर निकल सकती है। अब इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज इस्लामिक नाटो, लेकिन यहाँ केयरफुली समझना ज़रूरी है, ये ऑफिशियल नाम नहीं है और मक्का एग्रीमेंट को अभी नाटो का रिप्लेसमेंट कहना भी सही नहीं होगा। हाँ, एक सिमिलरिटी ज़रूर है। एग्रीमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, एक मेंबर पर आर्म्ड अटैक को तीनों के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। ये नाटो के कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल की याद दिलाता है। लेकिन सिमिलरिटी का मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता।
नाटो के पास डिकेड्स पुराना इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, इंटीग्रेटेड कमांड अरेंजमेंट्स है, एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री प्लानिंग मैकेनिज्म्स है और डिटेल्ड अलायंस प्रोसीजर्स है। मक्का पैक्ट अभी उस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक्चुअली तुर्की ने भी क्लैरिफाई किया है कि ये फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग अलायंसेस को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है, इसलिए इस्लामिक नाटो को एक मीडिया डिस्क्रिप्शन के रूप में समझो, ऑफिशियल डेजिग्नेशन के रूप में नहीं। और असली टेस्ट नाम का नहीं होगा, असली टेस्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन का। क्या जॉइंट एक्सरसाइजेस रेगुलर होती हैं, क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, क्या डिफेंस सिस्टम कोऑर्डिनेट होते हैं और क्राइसिस के वक्त तीनों कंट्रीज एक्चुअली एक साथ खड़ी होती हैं। अगर हाँ, तो ये पैक्ट जेन्युइनली पावरफुल बन सकता है और इसी पॉइंट पर इंडिया की स्टोरी शुरू होती है। अब तक आप सोच रहे होंगे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का एग्रीमेंट है, इंडिया का इससे क्या लेना देना। बहुत कुछ। मैप खोलो, पाकिस्तान इंडिया का डायरेक्ट नेबर है, तुर्की पाकिस्तान के साथ क्लोज डिफेंस रिलेशनशिप रखता है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टाइज रखता है, और अब ये तीनों एक कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क में आ गए हैं। इसलिए इंडिया नेचुरली इस डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इस एग्रीमेंट को डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट अलाइंस कहना अभी फैक्ट नहीं है। तीनों कंट्रीज ने पैक्ट को डिफेंसिव फ्रेमवर्क के रूप में प्रेजेंट किया है, किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करने की डिक्लेरेशन नहीं की गई। इंडिया ने भी पैक्ट को क्लोजली फॉलो करने की बात कही है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, सऊदी अरेबिया और इंडिया के खुद स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशंस है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच नेवल कोऑपरेशन और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो चुकी हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना ऑटोमेटिकली इंडिया के साथ रिलेशनशिप खत्म करना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंडिया को कंसर्न जीरो है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ इंटेंशन नहीं, कैपेबिलिटी और अलाइनमेंट भी मैटर करते हैं। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान तुर्की सऊदी मिलिट्री कोऑपरेशन जेन्युइनली ऑपरेशन लेवल तक पहुंचता है, तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो, फ्यूचर में अगर इन तीन कंट्रीज में से किसी एक को सीरियस मिलिट्री थ्रेट फेस होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होगा क्या एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। एग्रीमेंट तो एग्जिस्ट करता है, असली सवाल होगा बाकी दो कंट्रीज प्रैक्टिकली क्या करेंगी। क्या इंटेलिजेंस शेयर होगी, क्या वेपन्स या इक्विपमेंट सपोर्ट दिया जाएगा, या एयर डिफेंस सिस्टम्स कोऑर्डिनेट होंगे, क्या साइबर अटैक का कंबाइंड रिस्पॉन्स होगा, क्या नेवल फोर्सेस कोऑर्डिनेट करेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉलिटिकल लीडर्स एक्चुअल क्राइसिस के मूवमेंट में एक साथ डिसीजन लेंगे। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर अकन फिदान ने भी इंडिकेट किया है कि कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज का प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स कंसल्टेशन के थ्रू डिटरमाइन होगा। मतलब एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिक बैटलफील्ड रिस्पॉन्स के एग्जैक्ट डिटेल्स को डिफाइन नहीं करता, और इसी वजह से पेपर पर एग्रीमेंट जितना सिंपल दिखता है, ग्राउंड पर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। तुर्की ने इंडिकेट किया है कि ये फ्रेमवर्क फ्यूचर में एक्सपेंड भी हो सकता है, और यहाँ इजिप्ट का नाम सामने आया है। लेकिन ध्यान रखो, इजिप्ट अभी इस पैक्ट का मेंबर नहीं है, ये सिर्फ पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट पर मेंशन हुआ है। अगर फ्यूचर में और कंट्रीज जेन्युइनली इस फ्रेमवर्क के साथ जुड़ती हैं, तो इक्वेशन ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है, क्योंकि तब क्वेश्चन सिर्फ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का नहीं रहेगा। क्वेश्चन होगा क्या मिडल ईस्ट और साउथ एशिया अपना एक स्ट्रॉन्गर रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री फील्ड तक नहीं लिमिटेड रहेगा। डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस सब पर अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए एक्सपेंशन को पॉसिबिलिटी समझना है, एस्टेब्लिश्ड रियलिटी नहीं। तो अब पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ो। सऊदी अरेबिया को चाहिए सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्गर रीजनल डिफरेंस, पाकिस्तान को चाहिए स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस और स्ट्रॉन्गर डिफेंस पार्टनरशिप्स, तुर्की को चाहिए रीजनल इन्फ्लुएंस और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का एक्सपेंशन, और मक्का एग्रीमेंट इन तीन इंटरेस्ट को एक फ्रेमवर्क में कनेक्ट करता है। इसलिए इसे सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप समझना भी गलत होगा, लेकिन इसे नया नाटो बन गया कहना भी प्रीमैच्योर होगा। असली पावर एग्रीमेंट के पेपर में नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में होगी। अगर जॉइंट एक्सरसाइजेस रेगुलर होती हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर होती है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इंप्रूव होती है, जॉइंट प्रोडक्शन डेवलप होती है, और क्राइसिस के वक्त तीनों कंट्रीज जेन्युइनली कोऑर्डिनेट करती हैं, तब ये एग्रीमेंट मिडल ईस्ट और साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स में जेन्युइनली इंपॉर्टेंट शिप बन सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सऊदी अरेबिया का ये मूव से पाकिस्तान और तुर्की के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना नहीं है, ये एक बॉर्डर मैसेज भी हो सकता है। रीजनल कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, मतलब फ्यूचर का मिडल ईस्ट सिर्फ एक्सटर्नल पावर्स की सिक्योरिटी गारंटीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, तो मक्का एग्रीमेंट एक सिंगल ट्रीटी से ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट बन सकता है। 7 अगस्त को मक्का में सिग्नेचर्स हो गए, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में सिग्नेचर कहानी का एंड नहीं होता, कभी कभी वहीं से असली गेम शुरू होती है। अब देखना यह है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की इस एग्रीमेंट को सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रॉमिस रखते हैं, या इसे एक जेन्युइनली ऑपरेशनल रीजनल सिक्योरिटी नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंडिया के लिए भी असली क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ये अलायंस इंडिया के अगेंस्ट है। असली क्वेश्चन है, अगर ये पार्टनरशिप फ्यूचर में मिलिट्री कैपेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन में कन्वर्ट होती है, तो साउथ एशिया और मिडल ईस्ट का स्ट्रेटेजिक बैलेंस कितना चेंज होगा। आपको क्या लगता है, क्या मक्का डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ डिटरेंस का अरेंजमेंट है,
या मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक नए रीजनल पावर नेटवर्क की बिगिनिंग? कमेंट में अपनी ओपिनियन बताओ। और अगर आपको दुनिया के ऐसे हिडन जियोपॉलिटिकल न्यूज़ सिंपल हिंदी में समझने हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कोडेक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है गेम अक्सर उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है।